हम एक बच्ची की भी डबिंग करते थे, एक बूढ़ी औरत की भी डबिंग करते थे, एक राक्षस की भी डबिंग करते थे। सर एक मैम कौन सी वाली रामायण की बात हो रही है यहाँ पे? रामायण सागर एक ही रामायण आई थी, इतनी बड़ी ओ, है। जब भीड़ होती थी तो हम 10 इकट्ठे हो जाते थे, वो क्राउड भी हम लोग करते थे। अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है तो वो भी हम डब करते थे। फिर उसमें मेन किरदार आते थे, वो भी हम ही डिवाइड होके करते थे। पढ़ा कि आपने फाइंडिंग नीमो में भी आपने अपनी आवाज दी है। मैंने मार्वल की फिल्में भी की हैं। अभी थोड़े दिनों पहले वो आया था, ब्लैक पैंथर का, वो भी मैंने किया था उसका, और उनके सारे पार्ट किए थे। तो बिया साहब की एक फिल्म थी, उस फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर था डबिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप डब कर देंगी, तो मैंने बोला मुझे तो डबिंग आती नहीं है। तो उन्होंने बोला जो आप अपने लिए कर रही हैं यही हमारे लिए कर दीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या फ्रॉम ईएनटी लाइव और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे साथ हैं आभा परमार जी, जिन्हें आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देखा है। मैंने तो देखा है इस प्यार को क्या नाम दूं, में मैंने स्टार्टिंग में देखा था आपको, और सुई धागा में देखा है मैंने, वरुण ओह धवन की माय जो मूवी गॉड। आई थी। एंड हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आई जस्ट गॉट टू नो कि आप डबिंग भी करते हो, पता है मुझे मुझे आइडिया ही नहीं था। एक्चुअली ऐसा शुरू में होता था, लेकिन कि डबिंग आर्टिस्ट अलग होते थे और आर्टिस्ट जो है वो डबिंग नहीं करते थे। हाँ बट हाँ। हम थिएटर से आए हुए लोग हैं, और हम्म। हमारे लिए एक कंप्लीट विधा है। जब आप एक्टर होते हो तो आपकी वॉइस, आपका अभिनय, आपकी लाइट, आपकी कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट। तो वॉइस ऑल्सो एक एक्टर है, कंप्लीट एक्टर है। या अगर आपकी आवाज इनेक्ट नहीं करती है तो आपका अभिनय अधूरा है। तो अच्छा। ये एक अच्छा अच्छा वक्त शुरू हुआ है, जब डबिंग का इतना बड़ा एक बड़ी दुनिया क्रिएट हुई है, या जहाँ ये भी पॉसिबल हुआ है कि जो दूसरी भाषा की फिल्में हैं वो हिंदी में डब हो रही है, और हिंदी दर्शकों को उसका आनंद मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो इंग्लिश जिनको हम्म आती है, जिनको अ, जो एजुकेटेड हैं, वो हम्म तो हम्म उन फिल्मों का आनंद ले पाते थे, बट जो हमारे हिंदुस्तानी तमाम लोग हैं जिनको जी जी जी। इसके अलावा और नहीं आता, तो उनके लिए एक बड़ा मंच क्रिएट हुआ है। जी तो जी। अब मुझे अभी मैं डबिंग आपके इसलिए बारे शुरू में किया। मैं अभी या आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आपने फाइंडिंग नीमो में भी आपने अपनी आवाज दी है। मैं एक्चुअली बताऊंगी आपको, 1985 में, 1985, जब बॉम्बे में मैं आ चुकी थी, और तब सिनेमा बहुत मतलब सीरियल्स तो थे ही नहीं, लिमिटेड दूरदर्शन के 4 घंटे का जो टाइम होता था, बहुत हाँ लिमिटेड हाँ। प्रोग्राम थे। तो और सिनेमा भी ABC। तो अगर हम कुछ काम उस तरह से नहीं करना चाहते थे जो हमें पसंद नहीं हो, तब डबिंग का जो स्कोप मिला, तब हम्म लोग बहुत कम थे। और खास तौर से मैंने बताया आपको कि आर्टिस्ट लोग नहीं इन्वॉल्व होते थे। तब हम्म शायद हम 10-15 लोग ही थे। एंड मुझे खुशी है कि मैं उन पहले लोगों में से हूँ जिन्होंने एज एन एक्टर, बतौर एक्टर, आवाज में भी हिस्सेदारी। तो मुझे वो मौका मिला, क्योंकि जब कोई नई चीज होती है, अच्छी चीज होती है, तो उसे काफी हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है कि एप्रिसिएशन मिलता है। तो मुझे सबका प्यार मिला और मुझे वो मौका मिला। तो शुरुआती दौर में जितना भी काम हुआ, मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम हम्म। मैक्सिमम तुम लोग शायद छोटे होगे, जो भी देखा होगा सीरियल, जो भी फिल्म देखी होगी, हर जगह मेरी आवाज है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, इसके बारे में बात करें जो हॉटस्टार पे सीरीज आ रही है एको, तो सबसे पहले तो आप एको के बारे में कुछ बताइए, कैसे अप्रोच किया उन लोगों ने आपको, और फिर आपका जो कैरेक्टर इसमें चूल्हा, आई गेस उसका नाम है, राइट, उसके राइट। बारे में भी कुछ बताइए। क्योंकि सीरीज के बारे में तो मैं थोड़ा ही बता पाऊंगी, क्योंकि हम्म। हम अगर बता देंगे तो दर्शकों को देखने का मजा नहीं आएगा। हाँ। तो हॉटस्टार का ये एक वन ऑफ अच्छा सीरीज है, आने वाले टाइम में जब जल्दी से दर्शकों के सामने आएगा। और जब मुझे सुनाया गया कि ऐसा एक किरदार है, तो मुझे, देखिए, डबिंग
मेरे लिए सिर्फ डबिंग नहीं है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना एक्टिंग। तो जब मैं अपना रोल सुनती हूँ तो मैं एक्साइटेड होती हूँ। हम्म इसी तरह जब मैं डब करने जाती हूँ, मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट का रोल पूछती हूँ कि क्या है, इसका क्या फ्लेवर है। तो चूल्हा जो कैरेक्टर था उस सीरीज में, हम्म वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड, और प्ले करने के लिए थोड़ा मेहनत थी, थोड़ा क्राफ्ट था उसमें। अच्छा, मुश्किल भी थी, क्योंकि वो तो एक्टर अभिनेता है जो वो तो कर रहा है, मैं हम्म उसकी आवाज को प्ले करने वाली हूँ। तो अगर उसने 100% किया है, तो मुझे उसे 95% या 90% पे नहीं लाना है, उसे 100% पर ही लाना है। तो जब ये हॉटस्टार और आराधना फिल्म के लोग जब काम शुरू किए, तो मुझे कॉल किया गया, और जब मैंने अपना रोल सुना, तो मैंने कहा लेट्स करते हैं हम लोग शुरू। और मैंने एक्सेप्ट किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब आसानी से डब होता है, मजा नहीं आता। चूल्हा को डब करने में कई बार मुझे 3 रीटेक, 4 रीटेक भी करने पड़े, ओ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है जब आप एक्ट कर रहे हैं, और उस समय अगर आप गुस्से में हैं, तो आपका हम्म फेस आपकी आवाज को साथ दे रहा है। लेकिन जब मैं आवाज से एक्ट कर रही हूँ आपके लिए, तो वहां तक आने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और डबिंग में मैं आपको बता दूं, कैमरा नहीं है, हम्म माइक है। माइक की अपनी लिमिटेशंस है। वहां आवाज मशीन के जरिए साधा जाता है, हाँ है ना। तो अगर आवाज लाउड हो गई तो भी मुश्किल है, फट जाएगी आवाज। हम्म अगर कम रह गई तो भी मुश्किल है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए। तो ये डबिंग जो है, सिर्फ इजीली डबिंग नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और बहुत टेक्निकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो कई सारे सीन्स थे जहाँ चूल्हा के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरे डबिंग डायरेक्टर ने कहा वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वो पॉइंट होता है जब आपको लगता है कि हाँ, आप चलो, अब आगे बढ़ सकते हैं, हमने वो नंबर ले लिया। तो और चूल्हा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो नानी है, हम्म उसकी नातिन जो है, बेटी की बेटी, वो जिस तरह से है कि वो गुस्सा भी करेगी, उसको डाउट्स भी हैं, कंफ्यूजन भी है, जो धीरे-धीरे शो में ओपन होते हैं। तो आप एकदम विलेन भी नहीं है, हम्म आप अटैच भी हैं, आपके मन में प्यार भी है अपनी बेटी के लिए, दुःख है, उसकी डेथ हुई है तो आपको दुःख है अपनी बेटी की। लेकिन आपको ये सब बहुत साध के दिखाना, ना हाँ चिल्लाना है, ना आपकी स्ट्रेंथ को कम करना है। हम्म तो मैं कह सकती हूँ कि शायद जिन्होंने मुझसे काम करवाया, पहले तो हॉटस्टार का थैंक यू सो मच कि अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा मेरा नाम यूज करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने लिटिल मरमेड भी हॉटस्टार पे ही थी, और या मैंने उसका फर्स्ट पार्ट ही किया था, तो सेकंड पार्ट इन लोगों ने किया तो मुझे कॉल किया। तो हमारी एक सीनियर डायरेक्टर हुआ करती थी, लीला घोष, अभी भी उनकी कंपनी है। उनके यहाँ हमेशा जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता था, जब ये जज करना होता था कि ये परफॉर्मेंस कोई कर सकता है, तो हमेशा वो मुझे बाइज्जत प्यार बुलाती थी। और तब मुझे लगता था कि मेरे अवार्ड मुझे मिल गए, मेरा काम सराहा जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हम आर्टिस्टों को, हम वॉइस आर्टिस्टों को, क्योंकि आर्टिस्ट होने के नाते तो मुझे बहुत कुछ अवार्ड में मिल जाता है, बट हम्म वॉइस आर्टिस्ट होने के नाते जब आप दिख नहीं रहे हैं, तो आपका हम्म दर्शक आपको कैसे पहचानेगा। तो जो रेगुलर काम करते हैं, आपकी आवाज पहचानी जाती है, तो बड़ी बात होती नहीं रियली। और है। सिर्फ वैसे ही भी मेकअप करना। इस बार तो आपने मार्वल स्टूडियोज के साथ काम किया। मुझे ऐसा लगता है बहुत जी लोगों का सपना होता है मार्वल के साथ काम जी करना, जी जी। और आपने किया है, दैट इज अ वेरी क्या बिग थिंग। मैंने मार्वल की फिल्में भी की हैं। अभी थोड़े दिनों पहले वो आया था, अम, क्या नाम है, नाम भूल जाती हूँ आजकल फिल्मों के। बड़ी थिएटर रिलीज थी, सॉरी, ब्लैक पैंथर, राइट। हम्म वो भी मैंने किया था उनका, और उनके सारे पार्ट किए थे।
ऐसे ही मैंने जैसे लाइक बहुत सारी सीरीज थे फिल्मों के, जब फिल्में रिलीज होती थी थिएटर में, तो जेम्स बॉन्ड की भी सारी सीरीज मैंने ही की है। उनकी जो बॉस थी एम, मैं करती थी। हम्म। ग्लेडिएटर है, ग्लेडिएटर मैंने, बहुत सारी हीरोइंस हैं जो वहाँ की बहुत नामी हीरोइंस हैं। एंड आई, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके लिए कलेक्ट किया जाता है। ग्रेट मैम। एक मेरा सवाल ये था, ठीक है, आप जब एक्टिंग करते हैं तब तो आपके पास फेस एक्सप्रेशन भी है अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी स्किल को कन्वे करने के लिए, बट एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक्टिंग आना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। मैंने आपसे कहा ना कि और ज्यादा जरूरी, क्योंकि कई हम्म। बार आप जब एज एन एक्टर होते हैं, आप फ्लैट वॉइस के साथ, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ आप कंप्लीट होते हैं। लेकिन अब यहाँ आपका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा है, और आपको उसका चेहरा देखकर अपनी आवाज से एक्ट करना है। तो हम्म ये जो तालमेल है, ये तभी ही आ सकता है जब अपनी आवाज से आप अभिनय का साथ दें। अभी वहाँ एक्टिंग अगर आपको नहीं आती है, आपको एक्टिंग की समझ नहीं है, तो अगर वहाँ आप गुस्सा दिखा रहे हैं, या आप दुखी हैं, या आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपकी आवाज से आपको वो प्ले करना है, तो वो हम्म तभी हो पाएगा। कैमरे के पीछे भी हमें महसूस तो एक्ट करना पड़ता है। वो जो हम्म। एक्टर कर रहा है उसके साथ तालमेल करके, उसके एक्सप्रेशन को महसूस करके अपनी आवाज से प्ले करना पड़ता है। और नहीं कई बार बिल्कुल। और आप आवाज को मैच नहीं करना पड़ता है। क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ, मैं आभा परमार हूँ, मेरा बोलने का तरीका है, मेरा अपना मीटर। हम्म। लेकिन जब दूसरा एक्टर बोल रहा है, उसका मीटर, उसके हम्म। बोलने का तरीका, वो मैच करना बहुत जरूरी होता है। मुश्किल काम होता है, टेक्निकल ज्यादा होता है। और और आपके अभिनेता, हिसाब से पहले के टाइम में जब पहले मूवीज आती थी और हिंदी में डब होती थी, तब में और अब में डबिंग में क्या फर्क है? क्योंकि मैंने खुद ऐसा नोटिस किया, पहले जब लोग हिंदी डब देखते थे तो उनको लगता था कि अरे ये कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट डायलॉग्स आ रहे हैं, और अब करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा चेंज आया है। देखिए, दर्शकों का तो दर्शकों से पूछना चाहिए, लेकिन हम्म हम अभिनेताओं को, एक्टरों को जो फर्क महसूस हुए, ये हम्म फैक्ट है। पहले जब डब होता था, तब ये कमी थी। जब मैं बोल रही हूँ 85 में, जब मैंने वॉइसिंग ज्वाइन किया था, तब रेडियो वॉइस थे, वो डब करते थे। तो क्या होता था, जैसे चेहरे का होता है कि हमारा चेहरा सुंदर लगे, तो आवाज का भी था कि आवाज सुंदर लगती थी। हम्म। तो कई बार वो इनएक्ट में कमी रह जाती। ओ। लेकिन जब एक्टरों ने अपने आप को शामिल किया, अब तो फिर बहुत थे, लेकिन तब तो हम शायद 10-20 लोग ही थे। उसके बाद एसोसिएशन बनी। मैंने हिंदी फिल्मों के लिए भी डब किया, रेखा जी के लिए, जया प्रदा जी के लिए, डिम्पल कपाड़िया के लिए। बहुत सारे साउथ से हिंदी डब हो रहे थे, उनके लिए भी किया। तो शुरू में क्या होता था, उनको ये लगता था कि लिप मैच करना है। हम्म। अब वो जो भाषा है, मान लो तमिल तेलुगु से हिंदी डब हो रहा था उस समय, तमिल तेलुगु का प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसका मीटर अलग है। हम्म तब उनको ये लगता था कि डबिंग में ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये डबिंग है। तो वो मिक्सिंग के चक्कर में जो भाषा बोलते थे हम, वो डबिंग भाषा हो जाए। हम्म। लेकिन धीरे 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 लोगों में ये बदलाव आया, पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया कि ये डबिंग फिल्म, इसको हमारे लिए डब किया गया। तो हम्म। फिर ये बातचीत हुई, फिर इम्प्रूवमेंट हुए कि जो फिल्म का, ओरिजिनल फिल्म का जो एक लेवल है, उनका जो ह्यूमर है, उनके सब्जेक्ट का जो एक जो बेस है कहानी का, वो खत्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, होने दो। पर मिक्सिंग, मैचिंग के साथ साथ लैंग्वेज बराबर होनी चाहिए, और उसका जो थॉट है वो टूटना नहीं। तब फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, लोगों ने उस पर ध्यान दिया, अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई, परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया, और इस तरह से चीजें इम्प्रूव। तो और एक चीज सबसे बड़ी इम्प्रूव हुई, जब मैं आई थी तब मैंने सुना, फिल्मों में कहते थे डबर, जो हम्म डबिंग करते हैं उनको डबर। और कई बार कुछ लोग मजाक में मजाक उड़ाते हैं, और डफर अच्छा नहीं करता हम्म था तो बोलते डफर, वेरी इंसल्टिंग, बहुत बुरा हम्म। लगता था। फिर हम लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया जब आर्टिस्ट लोग आए, कि ये भी तो क्राफ्ट है, आप कैसे कह सकते हैं, डबिंग के बिना फिल्म हो सकती है। आप खुद भी जो हम्म
फ़िल्म शूट करते हो, अगर वो डबिंग इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो डबिंग के बिना आप फ़िल्म पब्लिक तक ले जा सकते हो। तो डबिंग एक बिल्कुल। क्राफ्ट है। वो जो इंजीनियर साहब बैठ के वहाँ मशीन कर रहे हैं, वो सिर्फ़ हुँ, मशीन नहीं कर रहे हैं, उनको क्राफ्ट मेंटेन करना तो वो भी आर्टिस्ट है। हमारी लाइन में ए से लेके 100 तक जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब आर्टिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो प्लीज़ से डबिंग आर्टिस्ट। फिर जब लोगों ने कहते हैं जब आप आवाज़ उठाते हो, तभी हुँ, जीत होती है। फिर धीरे-धीरे लोगों ने डबिंग इंजीनियर, डबिंग आर्टिस्ट, डबिंग डायरेक्टर, ये सब टेक्निकल वर्ड है, अप्रूव किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। ओह! तो ये पहला परिवर्तन पहला है। आपका पहला कौन-सा बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए डबिंग के लिए आपको हाँ, ऑफ़र आया वेरी था? इंटरेस्टिंग सवाल किया। एक्चुअली मैं भोपाल थिएटर से हूँ, भारत भवन वहाँ पर बहुत बड़ी संस्था है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो 80 में बना था। अ, थिएटर के लिए बहुत बड़ी थी। हुँ, तो जब मैं वहाँ काम कर रही थी, तो जब 84 में भोपाल गैस कांड हुआ, ओह! तो ये हुआ कि मुझे थोड़ा-सा असर हुआ था। मुझे डॉक्टर हुँ, ने कहा कि आपको जगह बदलनी पड़ेगी। हुँ, 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 तो उसी समय कुछ फ़िल्में वहाँ शूट हो रही थी मध्य प्रदेश में। तो भूमिक निहलानी जी के छोटे भाई दयाल निहलानी जी, वो एक फ़िल्म कर रहे थे। तो उनको एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो मुझे वो मौका मिला और मैं उस फ़िल्म की डबिंग करने बॉम्बे आई, पहली बार। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बॉम्बे में बस जाऊँगी, लेकिन आई और वीआर स्टूडियो में उसकी डबिंग हो रही। तो वीआर साहब की एक फ़िल्म थी, उस फ़िल्म में एक छोटा-सा कैरेक्टर था डबिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप डब कर देंगी? तो मैंने बोला मुझे तो डबिंग आती ही नहीं है। तो उन्होंने बोला जो आप अपने लिए कर रही हैं, यही हमारे लिए कर दीजिए। तो मैंने ओह! कहा लेट्स ट्राई। हम थिएटर वाले कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं। तो वो अच्छी हुई, फिर बातचीत हुई। तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे प्रतिज्ञाबद्ध। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी की बहन का एक रोल था, वो मुझे ऑफ़र किया और भगवान की दया से वो सेलेक्ट भी हो गई मैं। लेकिन तभी जब ये सब चल रहा था यशराज चोपड़ा की एक फ़िल्म थी परंपरा, हुँ, उसके लिए एक कैरेक्टर नहीं यशराज जी की फ़िल्म सॉरी वो तो बाद में हुआ, मैं सॉरी माफ़ी चाहती हूँ। एक फ़िल्म थी सदा सुहागन, रेखा जी थी। कुछ रील्स थे उसके जो रेखा जी बाहर चली गई थी, पहले बहुत होता था कि सेंसर का टाइम होता था। हुँ, तो रेखा जी की डबिंग के लिए काफ़ी सारे टेस्ट हुए। मैं नाम नहीं लूँगी, बड़े-बड़े नाम थे, बट हुँ, कोई हुँ, सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे कहा गया कि आप टेस्ट करिए, तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी? मेरी आवाज़ तो आभा जी की आवाज़ है, मेरी आवाज़ रेखा जी से कैसे होगी? नहीं, हुँ, लेट्स ट्राई करो। तो मैंने वहाँ पर एक रिकॉर्डिस्ट थे चतुर्वेदी जी, उन्होंने मुझे तिवारी जी, उन्होंने मुझे माइक पे खड़ा किया और टेस्ट किया और मुझे बाद में पता लगा मेरा वॉइस सेलेक्ट हो गया और मैंने वो पहला प्रोजेक्ट किया, वो मैं कह सकती हूँ इनोसेंटली किया। तब मुझे ना डबिंग पता थी, ना हुँ, मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। डबिंग इंडस्ट्री तो बिल्कुल पता नहीं थी और मैंने वो कैरेक्टर किया और बाद में मुझे पता लगा कि वो बड़ा प्रोजेक्ट था, वो एक बड़ा काम था, क्योंकि मैंने एक बड़ी हीरोइन के लिए काम किया था और मुझे उसके लिए दक्षिणा भी बहुत अच्छी मिली थी उस ज़माने। तो ये कई बार होता है ना हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम अनजाने में कर देते हैं। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था बड़ा, जो मुझे बाद में पता। लवली। और मैम मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कोई टिप जो लोग डबिंग में आना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए? क्या अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत सारे हुँ, मेरे फैन्स भी फ़ोन करके बोलते हैं हमें वॉइसेज़ करनी है, हमें एक्टिंग करनी है। पता नहीं क्यों लोग अ, मैं मतलब इसको निराश नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विधाएँ, ये सब कलाएँ हैं। एक होता है हमारा खुद का हुनर, गॉड गिफ्टेड हुँ, और एक होता है तराशना। हीरा जो है निकलता है खदान से, तब वो हीरा नहीं होता है, तब वो हीरे वाला पत्थर होता है, उसको हुँ, तराशा जाता है। हुँ, उस तराश से उसकी वैल्यू और उसकी चमक बनती है। इस तरह ही अगर कोई वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता है या आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो मैं कहना चाहूँगी कि पहले सिनेमा को पढ़ो,
सिनेमा को जानो, हुँ, सिनेमा को समझो। ये शौक नहीं है कि आप अपना शौक पूरा करें, यहाँ हुँ, मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत ईज़ी है, मैंने कहा आओ पता लगेगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना खून पसीना एक करना हुँ, पड़ता है, हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई वो वाली एक जुमला है, एक हमारा जो स्लोगन है, शो मस्ट गो ऑन। और दूसरा रास्ता बोल कर गए हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके हुँ, सिवा जाना कहाँ। अगर आप यहाँ आ गए एनी हाउ, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको काम करना है और आपको एन्जॉय करना है। ये हमारी पूजा है। हम थिएटर भी जब शुरू करते हैं तो गणेश वंदन करके शुरू करते हैं। शूटिंग शुरू करते हैं, नारियल फोड़ के गणेश जी का पूजन करके करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को कि ये हमारा सिर्फ रोज़ी-रोटी नहीं है हमारी, ये हमारी पूजा है, हमारा जुनून है, हमारे जज़्बात हैं यहाँ पे इनके साथ। मैं अगर एक्ट करती हूँ या मैं वॉइसिंग आर्टिस्ट हूँ, तो सिर्फ ये टाइम पास नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। मेहनत है उसके पीछे। तो वो लोग जो तमाम लोग आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप निराश मत हो। आप पढ़ें इसके बारे में, जानकारी जुटाएँ और उसके बारे में ट्रेनिंग लेकर फिर आप काम स्टार्ट करें। डेफ़िनिटली आपको जो जो है, जिनमें हुनर है, बिल्कुल आना चाहिए। नया हुनर नहीं आएगा, तो इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी? हुँ, हुँ, हुँ। है ना? आज बच्चन साहब की आवाज़ हमारे यहाँ मिलेनियम हमारे इंडस्ट्री के इतनी बड़ी एक साल है वो आवाज़ के लिए कि हर कोई उनकी कॉपी करना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ही आवाज़ तो नहीं मापदंड हो सकती, हुँ, और भी वैसा ही कुछ चमत्कार होना चाहिए। हुँ, तब हुँ, हम हुँ। अगले सालों में दुनिया को आगे ले जाएँ। तो उन तमाम लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है, संदेश है कि प्लीज़ आप पढ़ें, समझें और फिर आएँ। बहुत सारी टेक्निकल अ, एस अपनी स्कूल्स खुले हैं, साउंड एंड विज़न का भी है, वो लोग भी तैयार करते हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, इतना मुश्किल है ये, तो पहली बार एक्टर डबिंग करने बैठता है, तो वो इतना बड़ा फेलियर होता है बिकॉज़ हुँ, हुँ। ये माइक है आप अगर सीधा बोलेंगे तो आपकी हवा घुस जाएगी, अप, डम, डम, डम होगा। वो टेक्निकल इंजीनियर बेचारा अंदर से बोलेगा, क्रॉस करो। अब हमें पता है कि अब चिल्लाना है तो थोड़ा पीछे हो जाना है, हुँ, अब हुँ, थोड़ा हुँ। इंटीमेट सीन है तो थोड़ा पास आ जाइए, आपका विस्पर माइक करता है। हुँ, अभी हुँ, कुछ हुँ। शब्द हैं भाप, भा, तो आप क्रॉस करके बोलेंगे, तो आपकी हवा क्रॉस हो जाएगी। तो आपका जो साउंड है, वो अच्छा और इम्पैक्टफुल हुँ, हुँ, हुँ। ये जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वॉइस की चेंज करना। कुछ लोग हाँ, सोचते हैं हाँ। कि अरे हम जैसे मैं जब रामायण डब कर रहे थे हम 10 लोग की टीम, उस 10 लोगों की टीम से पूरी रामायण डब हुई। हम एक बच्ची की भी डबिंग करते थे, एक बूढ़ी औरत की भी डबिंग करते थे, एक राक्षस की भी डबिंग करते थे, सर एक मैम कौन-सी वाली रामायण की बात हो रही है यहाँ पे? रामानंद सागर एक ही रामायण आई थिंक इतनी बड़ी है। ओह! अब सोचो ओह! वहाँ यस वहाँ शूट होता था बड़ौदा में, हाँ। वो मास्क पहनाते थे, सुग्रीव हुँ। के और इन बानर सेना के, तो वहाँ पे वो जो एक्टर थोड़ी होते थे, वो हुँ, हुँ, मास्क पहना हुँ। के उनको पीछे से बोलते थे, मारो, मारो, हुँ, मारो, हुँ, हिलाओ, हुँ। हिलाओ, हिलाओ, तो वो हुँ, मुखौटे हुँ। को ऐसे हिलाते थे। अब ये होने क्या वाला था, ये स्क्रिप्ट थी। तो डायरेक्टर्स वहाँ पे उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 मास्क को हिलाया। अब उस चोंच पे जो हिल रहा है या स्क्रिप्ट में जो डायलॉग लिखा है, वो हमें विद इमोशन उसको प्ले करना है, मैम चिपकाना है। आपने उस रामायण में किस-किस कैरेक्टर को मैंने आवाज़ दी बहुत है? करेक्टर किया, मैं वही बता रही हूँ कि 10 लोगों की टीम ही मैं पूरी रामायण करी। जब भीड़ होती थी तो हम 10 इकट्ठे हो जाते थे, वो क्राउड भी हम लोग करते थे। अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं तो वो भी हम डब करते थे। हुँ, हुँ, फिर हुँ। उसमें मेन किरदार आते थे, वो भी हम ही डिवाइड होके करते थे। तो पूरे 10 लोगों ने पूरी रामायण डब बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और एको आ रही है मैं ज़रूर देखूँगी और हिंदी डब में ही देखूँगी उसको एंड लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू ईएनटी सो से बात मच करने के एंड लिए बहुत-बहुत थैंक यू मैम, बहुत-बहुत